जुनैर और इसके दोस्त ग्राउंड में खड़े इंतजार कर रहे हैं यासिर का। ये लड़के गाड़ियों की रेस के शौकीन हैं। अच्छा भाई, शौक तो है इंटरनेशनल, मगर गली मोहल्लों में छोटे छोटे मैदानों में इस शौक की तकमील समझ से बालातर है। लेकिन एक बात है, जुनैर को वाकई महारत है गाड़ियों को आड़ा तिरछा घुमाने में, भगाने में। ऐसे ऐसे कमालात दिखाता है कि लगता है गाड़ी ने इसके हाथ में आते ही रक्स करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस महारत का फायदा क्या है? मकसद सिर्फ दूसरों पर रौब डालना, अपने पैसे का भी और अपने फन का भी। यानी ये है खुली नमूदो नुमाइश की एक आला तरीन मिसाल। अपनी किसी भी सलाहियत पर अगर जोम होने लगे तो फिर गुरूर की आकाश बेल रूह को जकड़ लेती है, और जब होश आता है तो तकब्बुर की आकाश बेल जिंदगी से खुशियां खत्म कर चुकी होती है, और बाज दफा तो जिंदगी ही खा जाती है। जुनैर को इसके दोस्त उस्ताद का दर्जा भी देते हैं, क्योंकि इसकी मालूमात और तजर्बा ज्यादा है। यासिर को कॉल की गई कि कहाँ रह गए हो, आ जाओ जल्दी, देखते हैं तुम्हारे दिलों में कितना तेल है। हेलो, हाँ कहाँ रह गए भाई? अब एक तो तुम देर इतनी लगाते हो यार, इतना टाइम थोड़ी है। क्या हुआ, देर क्यों लग रही है? आज इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ यार, इतना टाइम नहीं है। तुम्हें बड़ा शौक हो रहा था ना, आओ तो सही, आओ इंतजार करो, देखें तुम्हें भी। चलो ठीक है चलो ओके। अबे ड्रिफ्टिंग तो मैंने कितने लोगों को सिखा दी। जुनैर ने फोन बंद करने के बाद दोस्तों को ड्रिफ्टिंग और पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। कितने बड़े बड़े रेसर्स को हरा दिया। अभी सीख तो ले पहले, फिर जाएंगे। इतने में यासिर भी आ गया। आते ही इसने 2-3 राउंड्स लगाकर अपने भरम दिखाए। वैसे जुनैर से ज्यादा चौड़ा नहीं था। देख लीजिए, जुनैर तो खातिर में ही नहीं ला रहा इसे। ये गाड़ी देखिए कभी? क्या है? साबुनदानी। क्या बात कर, कभी ड्रिफ्टिंग करी है? वो रिकॉर्ड लगाया इसका कि यासिर को चुप होना ही पड़ा। ऐसा तो नहीं आना है। अच्छा अभी मॉडिफाई कर। नहीं, अब्बा ने आज दे दी क्या? नहीं, मेरी अपनी है। पता है कितने की? अब्बा ने दे दिया चलाने के लिए। मॉडिफाई के मीनिंग अच्छा पता है तू तुम्हें? वही है, ये होती है मॉडिफाई का। अच्छा ये वही वाला, ये वही सीन है ना जो अब्बा ने कहा आधे घंटे के लिए। नहीं आधे घंटे के लिए ले जाओ, वापस लाके खड़ी कर देना। इनको सिखा रहा है? क्या सिखाया तूने? क्या सिखाया? अभी तक साइड में बैठे, इनसे जीजा फिर मुझसे लड़ना। पूरे खजूर। अबे तूने ये लेके इसमें भी सीएनजी डलवाई है? अभी आओ, चल आ जाओ। सिखा दे पहले सीख लो, फिर ये बच्चे का चलो। अभी जो की थी वो ड्रिफ्टिंग थी है? आखिर यासिर ने अपना कमाल दिखाने की ठान ली और बैठा गाड़ी में। मुजाहरा किया जाना था। हाँ करूं? गाड़ी चक्कर पर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही गाड़ी रुकी, जुनैर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी के पीछे खड़े रिजवान की जानिब भागा। रिजवान जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, लेकिन गाड़ी ने तो इसे नहीं मारा। फिर क्या हुआ? अबे क्या कर दिया है तूने? अबे जब यासिर ने चक्कर लगाकर गाड़ी रोकी तो पिछले टायर की रगड़ से मैदान में पड़ा एक नोकीला पत्थर गोली की तरह उड़ता हुआ रिजवान के सर में पेवस्त हो गया। रिजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। कार रेसिंग टेक्निक्स में मौत ने बहाने के जरिए जिंदगी को निगलने की टेक्निक पर कामयाबी हासिल कर ली थी।
ट्रैफिक। कहते हैं इस ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, और एक खास बात और है, कहते हैं ये गाड़ी शैतानी चरखा होती है, और शैतानी चरखे के साथ अगर शरारत या शैतानी की जाए तो नुकसान हो सकता है। ये गाड़ियां, ये छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, ये आजकल स्टेटस सिंबल बन गई हैं। जितनी बड़ी गाड़ी उतना आला, उतना ऊंचा मुकाम। और ये नौजवान जोश में इस स्टेटस का कुछ गलत ही मतलब लेते हैं। एक दूसरे के साथ कंपटीशन की फजा कायम हो जाती है। ये कंपटीशन अगर तालीम में या खेल में हो तो कितना अच्छा लगे, कितना मजा आए। लेकिन अफसोस, तमाम दोस्त उस बड़ी सी गाड़ी को घेर कर खड़े हुए थे। गाड़ी का पहिया घूम रहा था। रिजवान भी उन दोस्तों के दरमियान खड़ा था। फिर उस घूमते हुए पहिए से एक पत्थर उड़ा और रिजवान के सर पर लगा और रिजवान की जान ले गया। रिजवान नहीं जानता था कि वो वहां खड़ा होगा तो मरेगा। स्टार्ट। पंचेस चलाओ, पंचेस। तो ग्रेस में लेने की कोशिश करो। एक मिनट, बस इजी। पागल हो क्या किया तुमने? आगे कंपटीशन होने, इस तरह की लड़ाई करोगे तुम लोग, इस तरह से लड़ाई करोगे तो नहीं जीत पाओगे। वहाँ पे बड़े बड़े फाइटर्स आते हैं और इस तरह की फाइटिंग से तुम लोग नहीं जीत सकते। मैं आज तुम लोग को यहाँ पे इसीलिए लाया हूँ, वो सही नहीं थी, उससे जरा तुम्हारी हड्डी वड्डी मुड़ सकती है और मसल भी तुम्हारा डैमेज हो सकता है। अभी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा ना कि क्या करना है इसका, यानी कि अगर अभी ट्रेनिंग। वक्त गुजरने के साथ साथ नौजवान जिस्मानी सरगर्मियों वाले खेलों से दूर होते जा रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ हालात भी ऐसे हैं कि अब खेल की नौयत बदल गई है। खेल खेला नहीं जाता, बल्कि खेल खेला जाता है। ऐसे में जो नौजवान शौक और ज़ौक से खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो वाकई तारीफ के मुस्तहिक हैं। जवाद और फवाद भी मार्शल आर्ट के उस मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं जो कुछ ही दिनों बाद मुनक्किद होने वाला है। आता हूँ उसमें तुम लोगों को समझा दूंगा तुम लोगों ने टूर्नामेंट के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, पोजीशन में आ जाए। स्टार्ट 1। ट्रेनिंग के लिए कपड़े बदलने के बाद आगाज हुआ। इन दोनों का इंस्ट्रक्टर वहीद इन्हें मुकाबले में फातेह के रूप में देखना चाहता है, इसीलिए इनकी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जब मुकाबला हो बड़े खिलाड़ियों से तो फिर बड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। खिलाड़ियों की जीत इंस्ट्रक्टर की जीत होती है। एक काम करते हैं, अब तो वार्म हो चुका है, अब एक प्रॉपर फाइट स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह टूर्नामेंट में अपना आपको लड़ना है, किस तरह आप लोग जीत सकते हैं। ठीक है, इसमें आप आ जाए, पोजीशन में आ जाए आप लोग। इजी बा पोजीशन, फाइटिंग पोजीशन। इब्तिदाई वर्जिश के बाद इंस्ट्रक्टर ने जवाद और फवाद की एक फाइट अरेंज की। राइट, स्टार्ट। जवाद और फवाद दोनों ही एक दूसरे के हम पल्ला थे। कभी एक किक मारता तो दूसरा पंच मारता। वहीद इन्हें इंस्ट्रक्शंस देता रहा कि ख्याली तौर पर रिंग के अंदर रहो, बाहर ना जाओ। रिंग में रहना है। पंचेस चलाओ, पंचेस चलाओ, शाबाश। फाइट जारी रही। कभी एक उछलता तो दूसरा लपकता। दोनों खिलाड़ी ही इस वक्त एक दूसरे के नहीं बल्कि तसव्वुराती तौर पर मुकाबले में अपने हरीफ के सामने थे। पंचेस लो, तो ग्रेस में लेने की कोशिश करो। ये जोश और जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। एक मौके पर जब जवाद फवाद पर हावी होने लगा तो फवाद को तैश आ गया। इसने भरपूर हमला किया। वहीद ने इन दोनों को अलग किया, लेकिन फवाद जोश में भर चुका था। इसने इंस्ट्रक्टर को धक्का दे दिया और जवाद पर पाइथन लॉक लगा दिया। ये दाव मुखालिफ को बेहोश करने के लिए लगाया जाता है और इसके लिए सिर्फ 5 सेकंड ही काफी होते हैं, लेकिन फवाद ने गुस्से में आकर 15 सेकंड तक ये लॉक लगाए रखा। पागल हो क्या किया तुमने? पागल हो क्या? He's dead। बेहोश हुआ होगा सर, ये बेहोश हुआ होगा। मर गया ये। और जब तक वहीद ने इसे अलग किया, जवाद की रूह जिस्म से अलग हो चुकी थी। गुस्सा हराम है। आखिर क्यों खुदा ने गुस्से को हराम करार दिया? इस गुस्से की वजह से
बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, घरेलू छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, मियां बीवी का नहीं रहता, शौहर की नहीं रहती, दोस्त का नहीं रहता। गुस्सा हराम है। मार्शल आर्ट्स हमेशा से आपके फिटनेस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। किसी भी स्पोर्ट में एक्टिविटी के हिसाब से मार्शल आर्ट बहुत फ़ायदेमंद है। मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की फ़ाइट्स होती हैं, लेकिन हर रूल के अंदर आपके सर्टेन कैलिबर होता है, उस तरह की फ़ाइट करते हैं आप, लिमिट से बाहर नहीं निकलते जहाँ भी आप फाइट करते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक्स इसमें होती हैं जो कि आपके लिए डेंजरस होती हैं, जो आप सीख तो लेते हैं, उनका कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है। अहमद को भी गुस्सा आ गया था। उस दिन अहमद जरा नरम था, पलड़ा जवाद का भारी था। शायद अहमद को यही बात खल रही थी। इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी भी आती हैं जो कि थोड़ी सी ख़तरनाक होती हैं, मतलब आर्म ब्रेक करने के लिए, लेग के लिए। कुछ नेक होल्ड्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल ख़तरनाक होते हैं, वो लिटरली जानलेवा हो सकते हैं, तो उनके लिए बताया जाता है कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। बहुत से लोग इस तरह के टेक्निक्स किसी आउटसोर्स से सीख लेते हैं, मूवीज़ से देख ली, यूट्यूब से देख ली, और फिर एक दूसरे पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो जवाद पर काबू नहीं पा रहा था और उसी नतीजे में उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, और गुस्सा जब बढ़ता है तो नुकसान देता है। ये जो टेक्निक है इसका नाम पाइथन लॉक है। नेक पे पकड़ के इस तरह से आप लगाते हैं, इसके खास टाइमिंग होती है, उस तक आप करते हो बंदा बेहोश होता है। फर्दर मजीद अगर आप प्रेशर देते हैं, ज़्यादा देर तक लगा दें तो फिर डेथ कॉज हो सकती है। अहमद ने जवाद को पाइथन लॉक लगा दिया था, लेकिन ये लॉक कितनी देर तक लगाए रखना होता है और कितना दबाना होता है, क्या अहमद नहीं जानता था? जब ये कंट्रोल में नहीं थे, जब उन्होंने लॉक लगाया है, इतने गुस्से में थे, इन्होंने ज़ोर से लगा दिया, इनको पता नहीं चला कितनी देर तक लगाया, कितना प्रेशर लगाया है। इन दी एंड डेथ हो गई। जिसकी वजह से मना किया था कि आप जब भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करें तो टीचर के साथ में करें, बिल्कुल हमेशा। अकेले में करेंगे इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्सा दिला दिया था जवाद ने अहमद को, और यही गुस्सा जवाद के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ऐसा करेगा तो मरेगा। मेरी तो हालत खराब हो गई है बैठे बैठे। ये तुम्हारा आईडी था ना कार में जाने का? अब ट्रेन में ढंग की जगह तो मिलती नहीं है। गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी को देखना पड़ेगा नीचे को। ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये जानलेवा चीज है, इसको जल्दी लेके चलो। बहुत ही खराब। रंग गोरा हो, शक्ल अच्छी हो तो नखरा आ ही जाता है, बल्कि नखरा दिखाना और नखरा करना शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। जैसे जव्वाद की बेगम लुबना शहर से बाहर जा रहे हैं कार में, मगर गर्मी से तिलमिला रही है, शौहर को सुना रही है, सास का मिजाज भी गर्मा रही है। मेरी तो हालत खराब हो गई है बैठे बैठे। ये तुम्हारा आईडी था ना कार में जाने का? अब ट्रेन में ढंग की जगह तो मिलती नहीं है। कोई नहीं, इससे तो अच्छा ही होता। क्यों चाचा? अरे अब चुप भी होगी, मेरे तो सर में दर्द होने लगा। लुबना का कहना है कि ट्रेन में चले जाते तो अच्छा था, मगर जव्वाद ट्रेनों के हालात का मरसिया पड़ रहा है। लुबना को जव्वाद की इस बात से इत्तेफाक नहीं है। वो गाड़ी के मुकाबले में ट्रेन को ही ज्यादा बासहूलत करार दे रही है। लगता है इसके बाबा जान रेलवे में रहे होंगे और उन लोगों में शामिल होंगे जो रेलवे में रहे मगर रेलवे ही ना रही, बस डब्बे रह गए हैं, खोखले। चचा मियाँ ने मौका मिलते ही अपने टाइम के गुन गाने शुरू कर दिए। हमारे वक्त में तो ट्रेनें जो होती थी ना, वो कार की तरह होती थी। ट्रेन इतनी तेज होती थी और इतना मजा आता था ट्रेन में। हम दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाया करते थे और बड़े मजे से घूमते थे। वो कसीदे पढ़े ट्रेनों के जैसे इनके जमाने में चलने वाली ट्रेनें चांद गाड़ियाँ। गाड़ी में बैठे तो आगे थे, मगर सोचें पिछले जमाने में रिवर्स गियर लगा चुकी थी। इन्हें घर में बोलने का मौका कम मिलता है शायद, या फिर बहू की बातों से सास का सर ऐसा दुखने लगा था कि उनकी जबान तक दर्द आ गया था और वो मामूल से कुछ कम बोल रही थी। चचा मियाँ बहू को तसल्लियाँ देते रहे कि बस आधा रास्ता कट गया है, आधा भी तय हो जाएगा 2.5 घंटों में, यानी 2.5 घंटे तक इनकी जवानी के किस्से सुनने पड़ेंगे। दोस्तों के साथ शरारतों की ऐसी कहानी जिसमें ट्रेन के सफर में ही लड़कपन से आ गई जवानी। ट्रेन में मजा आता था इन्हें कार का, इसी जमाने को याद करके खा रहे हैं दिमाग घर बार का।
2.5 घंटे किस तरह गुजरेंगे। अरे भाई कुछ वक्त गुजर गया है और कुछ गुजर जाएगा, फिक्र मत करो, पहुंच जाएंगे। कार में मियाँ बीवी की तकरार जारी थी। सास के सर का दर्द बढ़ता जा रहा था और चचा की बातों का तो ब्रेक ही फेल हो चुका था। चलते चलते गाड़ी रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। भाई क्या हुआ गाड़ी में? गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी को देखना पड़ेगा नीचे उतर के। अरे भाई गाड़ी का मसला हो गया, गाड़ी खराब हो गई है भाई। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी ठीक होने में, ठीक होगी भी या नहीं। अब फासला कैसे कटेगा? सवालात बहुत थे मगर हकीकत का सामना लाजमी करना था और हकीकत ये थी कि कार खराब हो गई है। आधा रास्ता बाकी है और जब तक कार ठीक नहीं होती इसी जगह रुककर इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई यार, तो इसी वक्त ही ये सब कुछ होना था क्या गाड़ी के साथ? कार से उतरकर ये लोग साई की तलाश में सड़क किनारे कच्ची जगह की तरफ चल दिए। जव्वाद जो लुबना की बातों से तपा हुआ था फौरन ही बैठ गया। जिस जगह जव्वाद बैठा वहां छिपकलियों की एक खतरनाक और जानलेवा किस्म हड़कण खाने की तलाश में घूम रही थी। इंसान की सूरत में इसे अपने लिए खतरा महसूस हुआ तो पास बैठे जव्वाद को काट लिया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? जव्वाद दर्द से बिलबिला उठा। चचा ने जब देखा कि हड़कण है तो इन सब के होश उड़ गए। इसके कांटे का शिकार इंसान जल्द ही मौत का शिकार हो जाता है। अरे इसको तो हड़कण ने काट लिया। ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये जानलेवा चीज है। इसको जल्दी लेके चलो, बहुत ही खराब। अरे ये ऐसी चीज है, ये काटती है तो बचता नहीं है इंसान। जल्दी लेके चलो इसको। अरे जल्दी ले चलो इसको, जल्दी जल्दी ले चलो। कुछ भी करो, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी चलो। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलो। गाड़ी खराब थी, स्पीड में नहीं चल पा रही थी। अरे भाई खराब नहीं है यार, तुम चलाओ, कुछ भी है, इसको जल्दी पहुंचाना है। अरे जव्वाद की तबीयत लम्हा ब लम्हा खराब होती गई। इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। जिस चीज ने इसको काटा है ना, इसके दिल की धड़कन कम होती गई। जल्दी करो। कहाँ तू जाकर वहाँ बैठा? चचा की बौखलाहट, बेगम और माँ की परेशानी की सूरत जव्वाद की आंखों में नक्श हो गई। बेटा माँ से भी ले जाते हैं, होश करो। ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा, अभी पहुँच जाएंगे। तू ठहर जा, सब्र कर। यही लम्हा इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। चचा ने ठीक कहा था, हड़कण का काटा हुआ बचता नहीं है। तू बोल क्यों नहीं रहा है? बोल, क्या हो गया तुझे? बोल तो सही। अल्लाह से दुआ कर, ये तो इसका काटा हुआ बचता नहीं है, लेकिन तू दुआ कर बस। जवाद साहब अपनी फैमिली के साथ हाईवे पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। रास्ते में गाड़ी हो जाती है खराब। जवाद साहब परेशान बाहर निकलकर बैठ जाते हैं हाईवे के किनारे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। जवाद साहब भी उस जानवर से वाकिफ नहीं है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेपर्ड गेको और सिंधी में से कहते हैं हड़खण। हड़खण का मतलब है कि छुए और इंसान मरे। इसको बाहर मुल्क जैसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका में अगर देखा जाए तो उसे ऐसा एक्सोटिक पेट में काउंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल भी जो है ना, ये मसला नहीं है कि ये आपका पेट हो या फिर आपके घर में रहे, तो इससे कोई डेंजरस नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। रिवायात, मिथ्स, टैबूज, हम लोग इनमें घिरे हुए हैं, लिपटे हुए। आपको पता है 90% सांप अगर काट ले तो इंसान मरता नहीं है, लेकिन फिर भी सांप के काटते ही इंसान मर जाता है। वो खौफ, इस बात का खौफ कि सांप के काटने से मैं मर जाऊंगा। मौत सोच समझ कर नहीं आती, इंसान सोच समझ कर मर जाया करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। सिंध में इसके बारे में इतनी सारी स्टोरीज क्रिएट की गई है, इतनी सारी मिथ्स हैं इसके बारे में, तो बच्चा भी जानता है कि हड़कण जो है वो खतरनाक है। सिंध में इसके बारे में ये मशहूर है कि ये छिपकली अगर किसी को छू जाए या काट ले तो इसके अंदर इतना जहर है कि इंसान जो है वो मर जाता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि छिपकली में बिल्कुल भी जहर नहीं होता, ना इसके मुंह में, ना इसके दांत में, ना इसके जिस्म में। तो फिर ये इतनी सारी मौतें होती कैसे? हण यानी छूना, खण यानी ले जाना, लेकिन ऐसा है नहीं। लेपर्ड गेट एक आम सी छिपकली है।
लेकिन खौफ है मिथ का, खौफ है टाबू का, रिवायात का, जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं। डेफिनेटली अगर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि वो खतरनाक है और वो आपके साथ हो जाए तो आपका डर ही वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि हड़खड़ के बजाय आपका डर आपको मारता है, हड़खड़ बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जवाद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस चाचे ने जवाद साहब को खौफजदा कर दिया और खौफ जवाद साहब को ले डूबा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ऐसा करेगा तो मरेगा। तो धरती के बोझ कितनी पतंगे लेके आया आज? अबे आजा देख लूंगा, 4 लाया 5 लाया, सारी मक्खन की तरह काटूंगा तेरी। पूरा डब्बा आई है क्या? कहाँ का मांझा लेके आई है? मैं तो लाहौर से लेकर आया हूँ। ऐसी कटेगी, दगाबाज नैना बिल्कुल। अबे कहाँ चला गया ये, नजर नहीं आ रहा। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी तरह वो पतंग उड़ाना चाहे तो सिवाय बारिश के कोई और वजह ऐसी नहीं जो उसे ऐसा करने से रोक सके। मोहल्ले का हर मजनू और फरहाद, पुन्नू और रांझा पकड़ के पतंग बांध के मांझा छूना चाहता है आसमान को, भूल जाता है वालदैन के हर अरमान को। सस्ता सा चश्मा लगाकर काला बन जाता है मोहल्ले की हर लड़की के लिए दिल वाला। जब काटता है किसी दूसरे की पतंग झूम उठता है उसका अंग अंग। और अगर अपनी पतंग कट जाए तो बर्दाश्त कैसे हो के पीछे रह जाए। दोबारा बांधकर नई पतंग के कन्ने शुरू हो जाता है फिर से लड़ने, यानी पेच लड़ाने, अपनी महारत दिखाने। रफी भी इस वक्त इन्हिमाक से पतंग उड़ा रहा है। क्या शो दिखा रहा है? अबे वो धरती के बोझ कितनी पतंगे लेके आया आज? अदनान भी आ गया कि रफी की पतंग काट कर दिखाएगा अपना कमाल। अबे आजा देख लूंगा, 4 लाया 5 लाया, सारी मक्खन की तरह काटूंगा तेरी। करेगा लाहौर से लाने वाले तेज मांझे का इस्तेमाल। अदनान को खुद पर भरोसा है कि इससे अच्छा पतंगबाज कोई नहीं है। कहाँ का मांझा लेके आई है? मैं तो लाहौर से लेकर आया हूँ। रफी को एतमाद है कि इससे ज्यादा भरमबाज कोई नहीं है। अदनान पतंग के कन्ने बांधते हुए न जाने क्या क्या जुमले कसता रहा रफी पर। ऐसी कटेगी, दगाबाज नैना बिल्कुल। तुम्हारा मांझा कोई सा भी हो मगर मेरे मांझे के आगे बेकार है बेटा। सबर कर जाओ, बस मैं अपनी पतंग उड़ाने वाला हूँ, पतंगे सेट कर लूं। साथ ही अपना इरादा भी जाहिर कर दिया कि अभी पतंग सेट हो जाए तो फिर आसमान का मैदान तो मैं ही खाली करूंगा। रफी खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। वो भी तैयार था मुकाबले के लिए। आजा भाई आजा, मेरी पतंग बढ़ गई है, आजा देख ले तो कितना थप्पड़ है तेरे में भी। पतंग उड़ाते ही अदनान ने एक और चैलेंज दे दिया कि देखते हैं तुम में कितना तप्पड़ है। अभी वो काटा हो जाएगा तुम्हारा, मैदान में राज होगा सिर्फ हमारा। खूब तफरी ले रहा था अदनान। आजा आजा, अब तेरी पतंग कटेगी, मेरी पतंग चली गई है। आजा ना, कहाँ भाग रहा है? वो धरती के बोझ आना, कहाँ चला गया? आजा भाई आजा, कहाँ चला गया? मेरी पतंग अब आ गई है मैदान में, कहाँ गायब हो गया? आजा, कितने पानी में देख लेता हूँ। रफी ने तो जैसे बंद कर लिए थे कान। आजा शेर, कहाँ भाग रहा है डर के? असल में रफी तजर्बेकार है। मालूम है इसे कि अदनान का हर दावा बेकार है। पतंग तो इसी की बचेगी और अदनान की हर पतंग कटेगी। मेरी पतंग देख कैसे उड़ रही है जहाज की तरह। अदनान जैसे जैसे पतंग को बुलंद करता गया इसका जोश भी बढ़ता गया। इसी जोश में ये कई बार छत के कोने तक पहुंच गया और गिरते गिरते बचा। आजा, आजा आजा आजा। मैदान में कहाँ भाग रहा है? आजा आजा, देखते कौन किस पे भारी है। पेच लड़ाने के चक्कर में अदनान के जहन से ये बात निकल गई कि वो छत के कोने तक पहुंच चुका है। आजा ना, कहाँ भाग रहा है? आजा, तेरे शहर को भी देख लेंगे, धरती के बोझ। आजा आजा आजा, देखता हूँ देखता हूँ। अपना वजन संभाल ले रहा, पतंग संभालेगा। जज्बात में एक बार पेच लड़ाते हुए जो पीछे हटा तो जिंदगी के दायरे से ही हट गया। कई फुट बुलंदी से नीचे गिरा। अबे कहाँ गया भाई? आजा यार।
अबे कहाँ गया भाई, आजा यार, शेर घूम रहा अकेला। रफी ने जब महसूस किया कि अदनान की आवाज नहीं आ रही तो इसे तशवीश हुई। अबे कहाँ चला गया ये, नजर नहीं आ रहा। अबे ये कहाँ गया ये, अबे कहाँ गया भाई। इसने छत से नीचे झांक कर देखा। अदनान खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। मौत और जिंदगी के पेच लड़ाने में हमेशा की तरह आज भी मौत ने जिंदगी का बो काटा कर दिया था। पतंगबाजी के खेल में कभी कभी इंसान जिंदगी की बाजी भी हार जाता है। बसंत के दिनों में अक्सर छतों से गिरने के और गला कटने के वाकयात आपकी निगाह से गुजरे होंगे। अदनान भी एक पतंगबाज था। अदनान पतंगबाजी में शदीद महफ था। वो चाहता था कि अपने इर्द गिर्द की तमाम पतंगे काट दे, और जिन लोगों ने पतंगबाजी की है वो तो जानते ही हैं कि ऐसे में होता क्या है। पतंगबाजी के दौरान अदनान पीछे हटता चला गया। छत खत्म हो गई और उसकी जिंदगी भी। अदनान नहीं जानता था कि ऐसा करेगा तो मरेगा। ऐसा करेगा तो मरेगा। तबरेज साइंसी तजर्बात करने का शौकीन है। जिस उम्र और जमाने में है वहाँ इंटरनेट ने हर अच्छी बुरी सही गलत मालूमात को लोगों की पहुँच में कर दिया है। कोई कितना चेक करे, कितना ख्याल रखे। स्कूल की छुट्टियां थीं और तबरेज के कजन भी इसके घर में रहने आए हुए थे। शान ने तबरेज से कहा कि उसे बोरियत हो रही है, तो तबरेज ने कहा चलो क्या ख्याल है मैग्नेट बनाएं। कभी तुम लोगों ने मैग्नेट बनाए? मैंने देखा भी नहीं है, मैंने तो दिखा ही नहीं है। तो चलो मैं आज तुम लोगों को मैग्नेट बनाना सिखाता हूँ। बच्चों को मकनातीस बहुत पसंद होता है और वाकई इनकी ख्वाहिश होती है कि खुद कोई मैग्नेट बनाएं और उससे खेलें। तबरेज के कजन्स ने हामी भर ली तो इंटरनेट पर दी गई मालूमात के मुताबिक बिजली से मकनातीस बनाने का काम शुरू हुआ। देखो इसको तार छीलना, पहले तार इसको छीलेंगे ताकि वो अंदर से। तार लाकर उसे प्लास से छीला गया। एक स्केल पर छिली हुई तार बांधी गई। देखो इसको ऐसे ऐसे लपेटेंगे। चलो अब ये तैयार हो गया, अब इसे प्लग में ला। तबरेज मकनातीस बनाने उठा। अब मैं उस वाले उसमें लाऊंगा स्विच में, और इसे दूसरे वाले में, और फिर मैं स्विच ऑन कर दूंगा, फिर मैग्नेट बन जाएगा। हाँ। कजन्स के पूछने पर इसने कहा कि ये तार मैं बिजली के सॉकेट में लगाऊंगा, स्विच ऑन करूंगा और स्केल में बिजली दौड़ेगी तो स्केल को मकनातीस बना देगी। कजन्स को समझाने के बाद इसने तार के दूसरे सिरे सॉकेट में लगा दिए और स्विच ऑन कर दिया। बना क्यों नहीं? कुछ देर ये बच्चे इंतजार करते रहे, मगर फिर तबरेज को तशवीश शुरू हो गई कि मैग्नेट बन क्यों नहीं रहा। सोचों में गुम तबरेज के जहन में एक और ख्याल आया, और इसी ख्याल में उसे ये ख्याल न रहा कि स्विच ऑफ करके स्केल को निकाले। इसने तजर्बे के नए तरीके को आजमाने के लिए स्केल को पकड़कर अलग करना चाहा। एक मिनट, एक तरीका तो है मेरे पास। मगर स्केल में बिजली दौड़ रही थी। इसी बिजली ने तबरेज को जकड़ लिया। बेचारा करंट का झटका बर्दाश्त न कर पाया। चंद ही लम्हों बाद तबरेज अपने तजर्बे और बेहतियाती का शिकार हो चुका था। तबरेज का तजर्बा नाकाम हो गया था, मगर मौत बहुत तजर्बेकार होती है साहब। बिजली के आलात के साथ एहतियात करें। तकरीबन तमाम ही बिजली के आलात पर इस तरह की तहरीर लिखी होती है, लेकिन क्या हम इस एहतियाती तदबीर पर अमल करते हैं? बिल्कुल नहीं। और ये छोटे बच्चे, हम इन पर बिल्कुल नजर नहीं रखते। वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली के आलात इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम अपने बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए उनका चेक रखें, बैलेंस रखें? क्या हम देखते हैं कि वो क्या सर्फ कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं? कहीं वो इंफॉर्मेशन उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगी? तबरेज ने भी इंटरनेट से कुछ अधूरी मालूमात इकट्ठी की। वो एक मैग्नेट बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है। बस इसी वजह से
उसका बनाया हुआ मैग्नेट उसकी जान ले गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ऐसा करेगा तो मरेगा।